चलिए in the last class we have discussed about कौन सा मॉडल डिस्कस किया था कल हमने कंसिडर किया था कांस्टेंट डिमांड और था हमारे पास में इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट and no shortage. So that was the model that we have discussed in the last class. आज अपन डिस्कस करते हैं नया मॉडल दैट इज कांस्टेंट डिमांड मॉडल 2 कांस्टेंट डिमांड। क्या चेंज करें? फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट का मतलब फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है। इसका मतलब आप जो जिस चीज़ की इन्वेंट्री बनाना चाहते हो उस इन्वेंट्री का आप इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो। जब आप इन हाउस प्रोडक्शन करोगे तो इन्वेंट्री को बनने में कुछ टाइम लगेगा। अगर बाहर से आपने मंगा लिया तब तो फिर इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आज जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट की जगह अभी फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट हो गया है और अभी भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो शॉर्टेज। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक कर्व, ड्रॉ करता हूँ बिटवीन इन्वेंट्री और टाइम, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरे पास में इन्वेंट्री 0 है, करेक्ट है? तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपना प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव इन्वेंट्री में होने नहीं दे सकता, यानी कि शॉर्टेज में बिल्ड नहीं होने दे सकता। तो अभी अगर मेरे पास में इन्वेंट्री 0 है तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? प्रोडक्शन चालू करूंगा तो मेरा इन्वेंट्री जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। नहीं, क्या होगा? तो फिर देखो, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन रेट P है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन द डिमांड रेट, तभी इन्वेंट्री बिल्ड होगी। अगर आप 2 यूनिट बना रहे हो और 4 यूनिट खर्च कर रहे हो तो इन्वेंट्री बनेगी क्या? शॉर्टेज बिल्ड होगा, करेक्ट है? अभी मैं इन्वेंट्री बिल्ड करना चाह रहा हूं तो मेरा जो प्रोडक्शन का रेट है वो मेरे कंजम्पशन के रेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मेरा प्रोडक्शन का रेट कंजम्पशन के रेट से ज़्यादा है तो क्या होगा? मेरी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, बढ़ते इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी। यस नो? तो आप क्या करोगे? अपना दिमाग लगाओ। आप इनफाइनाइट तक लेके जाओगे अपनी इन्वेंट्री को, तो फिर इन्वेंट्री को बढ़ने से कैसे रोकोगे? प्रोडक्शन रेट कम कर दोगे? नहीं, प्रोडक्शन रेट कांस्टेंट है आपका। क्या करोगे? जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री तक पहुंच जाओगे, तो फिर आपको वहां पे प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, करेक्ट है? क्योंकि कंटिन्यूस अगर प्रोडक्शन चलता जाएगा तो इन्वेंट्री तो बढ़ती ही जाएगी। इज इट क्लियर? तो जब मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री पे पहुंच गया, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन अपना बंद कर दिया, करेक्ट है? अभी प्रोडक्शन बंद कर दिया, अब क्या होगा? अब प्रोडक्शन 0 हो गया है लेकिन डिमांड तो कांस्टेंट है, कंजम्पशन तो हो रहा है, तो मेरा इन्वेंट्री अब धीरे धीरे होना शुरू होगा कम, और ये पहुंच गया 0 पे। इज दैट क्लियर? फिर अगेन जब 0 पे पहुंच गया तो आप अगेन प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे और फिर बंद करोगे। तो यहां से यहां तक मेरी एक साइकिल T1 पीरियड में मेरा प्रोडक्शन हुआ और T2 पीरियड में कंजम्पशन हुआ। साइकिल टाइम कितना होगा? साइकिल टाइम वो टाइम होता है जिसमें जितनी इन्वेंट्री बनी है वो पूरी की पूरी खर्च हो जाए। तो जितनी यूनिट बनी है उसको खर्च होने में टाइम लग रहा है T1 प्लस
T2, तो मेरा साइकिल टाइम जो आ गया वो आ गया T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 इज साइकिल टाइम। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगेन अब मेरे को कैलकुलेट करना है मेरा टोटल कॉस्ट। आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो माय टोटल कॉस्ट इज अगेन द सम ऑफ द ऑर्डरिंग। यहाँ पे ऑर्डरिंग की जगह अपन कर देंगे सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट क्या होता है? जब आप कोई मशीन चालू करोगे तो उस मशीन को पहले सेटअप करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, करेक्ट है? तो या आप मान लो फर्नेस चालू कर रहे हो, भट्टी चालू कर रहे हो, तो भट्टी में पहले आग लगानी पड़ेगी, तो उसमें कुछ खर्चा होगा, करेक्ट है? तो जो मेरा प्लांट बंद पड़ा था वो प्लांट को मेरे को चालू करना है ताकि मैं कुछ यूनिट को बना पाऊँ। बच्चों बात समझ में आ रही है? एक था मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, वही ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया? सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? एक ऑर्डर को प्लेस करने का कॉस्ट, करेक्ट है? सेटअप कॉस्ट क्या हो गया कि जब मैं कुछ यूनिट बनाना चाहता हूं तो उससे पहले प्लांट को मेरे को सेटअप करना पड़ेगा। तो जितनी बार मैं यूनिट बनाऊंगा उतनी बार मेरे को सेटअप कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे सेटअप कॉस्ट प्लस द होल्डिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को मैं निगलेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। मटेरियल कॉस्ट को मैंने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट हम मान रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉट साइज है। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब अपन निकाल लेते हैं सेटअप कॉस्ट। लेट मी कैलकुलेट द सेटअप कॉस्ट। क्या होगा बच्चों सेटअप कॉस्ट? C0 इज द कॉस्ट ऑफ वन सेटअप। तो ईयरली सेटअप कॉस्ट कितना हो जाएगा अपना? जल्दी जल्दी आंसर दिया करो यार। हाँ, एक बार सेटअप किया फिर बंद भी तो किया सेटअप को, फिर बंद किया, फिर चालू किया। एक बार से थोड़ी ना होगा। क्या होगा सेटअप कॉस्ट? C0, हाँ बोलो। C0 इंटू द नंबर ऑफ सेटअप। एक बार सेटअप किया तो C0 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सेटअप। तो क्या हो गया? C0 कितने सेटअप करने लगेंगे? D मेरी डिमांड है, और एक बार जब मैं सेटअप कर रहा हूं तो कितनी यूनिट बना रहा हूं? Q। इज इट करेक्ट? चलिए तो मेरे को सेटअप कॉस्ट मिल गया C0 D by Q। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू CH multiplied by the average inventory। Is that clear? What is the average inventory? What is the average inventory? यहाँ पे भी लीनियर वेरिएशन हो रहा है, तो IM प्लस आई मीन जो है वो 0 है। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे को मिल गया I average is equals to IM plus 0 divided by 2, so I got IM by 2। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? चलिए अभी IM का वैल्यू बताओ, क्योंकि मेरे को कॉस्ट को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज Q। तो IM और Q में क्या कोई रिलेशन है? Is there any relation between IM and Q?
कुछ ना कुछ रिलेशन है यहाँ पे, देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, डायग्राम देखिए, यू विल कम टू नो। क्या रिलेशन है? चलिए, व्हाट इज क्यू? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन वन लॉट। तो एक लॉट का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो कितने टाइम तक चल रहा है? T1 टाइम तक। और प्रोडक्शन रेट क्या है? इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? एक दिन में Q1 P के रेट से अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन रन मैंने T1 टाइम तक चलाया, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो बनी वो T1 इंटू पी हो गई। तो Q जो है वो T1 इंटू पी है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? कैन यू फाइंड आउट द IM इन टर्म्स ऑफ T1? कैन आई फाइंड आउट IM इन टर्म्स ऑफ T1? निकाल सकता हूं? क्या होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ इन्वेंट्री बिल्डिंग? इन्वेंट्री किस रेट से बिल्ड हो रहा है? नहीं, गलत जवाब है। P के रेट से प्रोडक्शन हो रहा है। इन्वेंट्री थोड़ी ना P के रेट से बन रहा है। तुम मान लो 10 यूनिट बनाए और 5 यूनिट खर्च कर दिए, तो तुम्हारी इन्वेंट्री 5 बढ़ी कि 10 बढ़ी? 5 बढ़ी ना। तो इन्वेंट्री बिल्ड का रेट क्या होगा? P माइनस D इंटू T1। इज दैट क्लियर? समझ में आई बेटा बात? तो मेरे पास में आ गई दो रिलेशन, 1 और 2। तो यहां से मेरे को मिल रहा है T1 इज इक्वल टू Q बाई P। T1 is equals to Q by P, and from here I obtain T1 is equals to IM divided by P minus D। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो मेरे को मिल गया यहाँ से IM is equals to Q into P minus D divided by P। Is it clear? चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे को I एवरेज मिल गया IM बाई 2, सो दैट इज 1 बाई 2 इंटू Q इंटू P माइनस D डिवाइडेड बाई P। क्लियर है ये? चलिए, तो टोटल कॉस्ट मेरे को मिल गया, आई ऑब्टेन टोटल कॉस्ट दैट इज C0 D बाई Q प्लस 1 by 2 Q P minus D divided by P। P minus D divided by P। ठीक है बच्चों? What next? What next? क्या करेंगे अब अगला? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो क्या करोगे? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट कर दो और T को Q के रिस्पेक्ट में करो। सॉरी, इंटू CH आएगा।
into CH. निकल गया? टाइम बता दिया हूँ मैं। और डिटरमिनिस्टिक मॉडल में आपका ये पहला मॉडल मैंने करवा दिया है। 1 मिनट बेटा, स्टार्ट करें ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। चलिए, टीसी आप अपने पास में आ गया है। वी विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डिफरेंशिएट टीसी विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड इक्वेटेड इक्वल टू 0, यू विल गेट द ऑप्टिमम लॉट साइज। बच्चों क्लियर हुआ ये? या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, एट द ऑप्टिमल लेवल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? कल क्या किए थे अपन? होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू, कल किए थे अपन होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह आज क्या आ गया? सेटअप कॉस्ट। तो इक्वेट कर दो दोनों को। होल्डिंग कॉस्ट मेरा आया था CH/2 Q P minus D divided by P, and that was equals to C naught D by Q। बच्चों क्लियर है ये? तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे को मिल गया इकोनॉमिक क्वार्टर क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू 2 C naught by CH D into root over P divided by T minus D। बच्चों क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ रही है ये रिलेशन? ये रिलेशन में देखो, ये जो मेरे को पहला वाला टर्म मिला है √2 C naught D अपॉन CH, ये वही टर्म है। कौन सा टर्म है? जो मॉडल 1 में मिला था। और अगर प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट होगी तो उसके बगल में एक टर्म मेरा और ऐड हो जाएगा, दैट इज √over P डिवाइडेड बाई T माइनस D। इज दैट क्लियर? अब चाहो तो देखो, ये वाले इक्वेशन से आप मॉडल 1 का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, तो ये फॉर्मूले में क्या होगा? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट मतलब फॉर्मूले में क्या दिखेगा मेरे को? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट infinite replenishment rate, so the P is a very large number। P is infinity, infinity मत मानो उसको, आप large number मान लो, करेक्ट है? तो क्या होगा? √P डिवाइडेड बाई P माइनस D। तो P के कंपैरिजन में D जो है वो निग्लिजिबल हो गया, तो मेरे को क्या मिल गया? √over P डिवाइडेड बाई P, यानी कि 1। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला अपन इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट में भी यूज कर सकते हैं। एम आई करेक्ट? बच्चों क्लियर हुआ ये?
एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है? चलिए फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या नेक्स्ट मॉडल पे चलें? गेट के प्रॉब्लम बड़े सिंपल रहते हैं यार, करवाने में मजा नहीं आता, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। चलो एक प्रेसिडेंट कंपनी ट्रैकिंग इंटरेस्ट कॉस्ट इज इतना, रिटरेशन कॉस्ट इज इतना, उसका क्वेश्चन है। पर्टिकुलर डिमांड ऑफ दिख रहा है बच्चों? चलो मैं एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन एंड ऑल्सो द टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, in a factory for the data given below. Annual requirement 15,000 units. Preparation cost per order ₹25. Inventory holding cost ₹5 per unit per year. Production rate Production rate 100 units per day. Production rate 100 units per day. Number of working days equal to 250 per year. यूनिट का ध्यान रखिएगा।
व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट? क्या होना चाहिए? हाँ, इट इज द कॉस्ट अदर देन द मटेरियल कॉस्ट. क्या हुआ? कितना आया क्यूब? कितना? हाँ, करेक्ट है. आगे बेटा आप लोग का प्रॉब्लम बता भाई. अरे भैया सी नॉट जो एक बार का खर्चा है, कौन सा खर्चा एक बार का है? 25. तो लिखते जाए यहाँ पे फटाफट एकदम. हाँ चलो, कहा गया? क्या बोल रहे हो? .25 लगा प्रिपरेशन कॉस्ट, ये वाला बोल रहे हो? हाँ, 0.25 लेके किए हो? 25 है यार, ₹25 है. चलो ये वाला बोल रहा हूँ ना, 25. चलो, सी नॉट मेरे को मिला ₹25. ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, CH 5 रुपीज यूनिट पूरा लिखिए. 5 रुपीज पर यूनिट पर ईयर. एक साल एक यूनिट को रखने का खर्चा जो है वो 5 रुपए है. करेक्ट है? चलिए, अब डिमांड रेट मेरे पास में आ रही है 15,000 डिवाइडेड बाई 250 पर डे. पर डे है ना? कितना हो गया ये? $60 यूनिट्स. ठीक है, मेरे पास डिमांड आई 60 यूनिट्स पर डे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन मेरे को चाहिए प्रोडक्शन रेट. प्रोडक्शन रेट मेरे को दिया है 100 यूनिट्स पर डे. So economic order quantity EOQ is equals to root over 2 C naught. C naught is 25 divided by CH. What is D? What is D? हाँ भाई, टू इंटू 25 मैंने सी नॉट रखा है. मैंने सी नॉट रखा है 25 और CH मैंने रखा है 5. D क्या रखूंगा? बात समझ में आ रही है? या तो आप CH को पर डे में कन्वर्ट करो, करेक्ट है, या फिर आप डिमांड को ईयरली रखो. या तो मैं लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 60, या डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15,000. इज दैट क्लियर? रूट ओवर P अगर मैं यहाँ पे 100 रख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रखूंगा 60.
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? तो क्या आ गया क्यू का वैल्यू? 612 यूनिट्स। तो क्या निकालना है मेरे को? डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना हो जाएगा? 15,000 यूनिट चाहिए आपको साल भर में। एक बार में कितनी यूनिट बना रहे हो? 612। तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आएंगे? हाँ, 25 नहीं आएगा। डेसिमल में जो नंबर आ रहा है वो बताओ। 24.5। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये 24.5 को 25 लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। ये 24.5 को मैं 24.5 ही लिखूंगा। लेकिन आप मेरे से बोलोगे कि सर 24.5 कैसे हो सकता है? या तो 24 होगा या 25 होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये जो अपन नंबर निकाल रहे हैं, ये अपन निकाल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर ईयर। आपकी बात सही है, या तो 24 होगा या 25 होगा, है ना? लेकिन अगर मैं 2 साल की बात करूं तो एक साल 24 हुआ, एक साल 25 हुआ। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर ईयर 24.5। इज दैट क्लियर? तो इसको आपको इंटीजर में करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो नंबर आपको आ रहा है 10.33 आ रहा है, तो आप 10.33 ही लिखेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्यों नहीं कर रहा हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट? एक साल का 24, दूसरे साल का 25, 2 साल में 49, यानी कि पर एवरेज कितना आया? 24.5। तो राइट आंसर इज 24.5। इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चों क्लियर हुआ ये? चलिए, तो n मेरे को मिल गया 24.5 और इसके बाद मेरे को निकालना है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो कॉस्ट हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट एक्सेप्ट द मटेरियल कॉस्ट। मेरे पास आया C0 इंटू डी बाई क्यू प्लस 1/2 CH इंटू क्यू P माइनस डी डिवाइडेड बाई E। निकाल लो कितना आ रहा है ये। कॉस्ट आ रही है 1225 आ रहा है बच्चों। आइए चलिए, now let me proceed to the model 3। model 3 constant demand, infinite replenishment rate, infinite replenishment rate and shortage allowed। shortage allowed। चलिए, पहला काम क्या है? पहला काम draw the curve versus inventory and time। तो let's assume that time t equal to 0 I have the maximum inventory। यहाँ पे आप इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो या बाहर से ऑर्डर कर रहे हो? कैसे मालूम चला कि बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है, ठीक बात है। चलिए, तो अभी अपन टाइम t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम इन्वेंट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो समय के बढ़ने के साथ क्या होगा? समय के बढ़ने के साथ में मेरी इन्वेंट्री घटेगी।
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरी इन्वेंट्री कंजम्पशन होने के कारण कम होगी, 0 पे पहुंच गई, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टेज परमिट कर सकता हूँ। शॉर्टेज परमिट करने का मतलब क्या हुआ, कस्टमर मेरे पास में आया, उसका ऑर्डर मैंने लिख लिया, लेकिन उसको सप्लाई नहीं किया। करेक्ट है। अभी मेरा गोडाउन जो है यहाँ पे खाली हो गया, मेरे पास गोडाउन में कोई भी बाइक नहीं रखी है, लेकिन नया कस्टमर आ रहा है, उसका पैसा लिया या नहीं लिया वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका ऑर्डर मैंने बुक कर लिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब 0 हो गया, अब मेरे पास में शॉर्टेज बिल्ड हो रहा है। करेक्ट है। तो एक मैक्सिमम शॉर्टेज लिमिट तक मैं पहुंचूंगा। मेरे को यहाँ पे ये भी डिसाइड करना है कि कितना मैक्सिमम शॉर्टेज मैं अलाउ कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो ये मैक्सिमम शॉर्टेज की लिमिट पे मैं पहुंचा, और जब शॉर्टेज एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा तो उस समय पे मेरे को ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा, फिर से मैं पहुंच जाऊंगा अपनी मैक्सिमम इन्वेंट्री पे। अगेन डिक्रीज इन द इन्वेंट्री फॉलोड बाय शॉर्टेज बिल्डिंग। ये मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल आ गया, और ये मेरा मैक्सिमम शॉर्टेज का लेवल आ गया। IM and IS are maximum inventory and maximum shortage. दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बच्चों यहाँ पे मेरे को 3 टाइप की कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट मटेरियल कॉस्ट। मैं मटेरियल कॉस्ट को अगर छोड़ दूँ तो उसके अलावा मेरे को 3 टाइप की कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी। 3 टाइप की कॉस्ट क्या? एक तो ये यहाँ तक मैंने इन्वेंट्री भी बिल्ड करी है, कुछ समय मैंने इन्वेंट्री बिल्ड करी है, तो जितने समय तक मैंने इन्वेंट्री रखी है तो इन्वेंट्री का कॉस्ट मेरे को पे करना पड़ रहा है। करेक्ट है। ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं शॉर्टेज भी होने दे रहा हूँ, तो शॉर्टेज का कॉस्ट आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम जानते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है। इन्वेंट्री कॉस्ट ये है कि अगर मैंने कोई बाइक खरीदी है तो मेरे को उस बाइक का पेमेंट करना है, और वो पेमेंट पे जितना इंटरेस्ट आएगा वो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट हुआ मोटा मोटी, और इसके अलावा गोडाउन का खर्चा और बाकी सब खर्चे जो है वो तो अलग हो गए। प्राइमरली क्या होता है, जब भी आप देखते हो कि इन्वेंट्री कॉस्ट आप देखोगे तो हमेशा आपको क्या मिलता है, परसेंटेज में क्या लिखा होता है, 25% ऑफ द होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। परसेंटेज में क्यों दिया रहता है? क्योंकि जितना अमाउंट आप पे करोगे बाइक को खरीदने के लिए या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया मोटा मोटी जो अपन अमाउंट पे किए हैं उस पर जो अपना इंटरेस्ट जा रहा है। इज दैट क्लियर? ऑर्डरिंग कॉस्ट अपना इंस्पेक्शन का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ। उसके बाद जो सामान गाड़ी पे लोड होगा अनलोड होगा वो एक कॉस्ट हो जाती है, राइट। अब ये शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है? अब ये शॉर्टेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेरे पास में कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। शॉर्टेज कॉस्ट क्या है? अगर मान लो मेरे पास में बंदा आया और बोला भैया बाइक चाहिए, अब मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे पास में नहीं है, तो क्या गारंटी है कि वो किसी और दुकान पे नहीं जाएगा? तो यहाँ मेरी लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो रही है। मेरा नेम जो है मार्केट में क्या हो जाएगा, अरे यार ये इसके पास तो सामान रहता नहीं है। तो ये शॉर्टेज कॉस्ट को बेसिकली कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली अपन इसको कैलकुलेट करें। तो मोटा मोटी हम समझ लेते हैं कि भैया अगर एक यूनिट में नहीं रख पाता हूँ, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, एक यूनिट अगर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया
तो मैं ये मान लेता हूँ, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे मान लो एक कस्टमर मेरे पास में पहुंचा और मैंने उसको बोला कि भैया आप बाइक लेके जाओ मेरे पास में, ठीक है। तो बाइक देने के लिए मेरे को अपने पास में इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर मैं सामने वाले बंदे को रिटेन करना चाहता हूँ कि जो कस्टमर मेरे पास में आया है वो कहीं भाग के ना जाए, राइट। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, भैया जितने दिन बाद मैं आपको बाइक दूंगा उतने दिन का मैं आपको 100 रुपये पेनल्टी दूंगा, करेक्ट है। नहीं तो जो कस्टमर मेरे पास में आया है वो काहे रुकेगा। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हम कस्टमर से डील कर रहे हैं कि भैया अगर हम आपको 4 दिन बाद बाइक देंगे तो पर डे के हिसाब से हम आपको 100 रुपया, यानी कि 4 दिन बाद अगर हमने आपको बाइक दिया तो 400 रुपया हम आपको पे करेंगे। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो अब हमारे पास में 3 कॉस्ट आ जा रही है। 3 कॉस्ट अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो 3 कॉस्ट होगी। पहली कॉस्ट हमारी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि सिंपल है कैलकुलेट करना। देन वी हैव द होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, एंड देन वी हैव द शॉर्टेज और पेनल्टी कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट और द पेनल्टी कॉस्ट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन इन सारे कॉस्ट को। सबसे पहले वी हैव द ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होगा बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट? डी आपका एनुअल डिमांड है, क्यू आप एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, सी नॉट डी बाई क्यू। इज दैट क्लियर? चलो अभी बच्चों अपने को निकालना है होल्डिंग कॉस्ट। CH into I average. What is I average? What is I average? क्या 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 क्या? IM plus IS divided by 2. आई मैक्स माइनस आई एस। मेरे भाई दो अलग चीजें हैं, अब दोनों दो अलग चीजें हैं। एक मैंने सामान खरीद के रखा हुआ है वो मेरे इन्वेंट्री में, ठीक है, और दूसरा मेरा शॉर्टेज है। अभी तो मेरे पास में इसको माइनस क्यों करूं यार, ये तो जीरो इन्वेंट्री गोडाउन में। यहाँ पे अब ये पॉइंट के बाद, ये T1 टाइम के बाद मेरे गोडाउन में कितना माल रखा है? जीरो, करेक्ट है। ये कोई निगेटिव इन्वेंट्री थोड़ी ना है, ये तो अलग चीज होगी, ये तो शॉर्टेज है, ठीक बात है। यहाँ पे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो मैं सामान खरीदने का पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट दे रहा हूँ, और यहाँ पे तो मैं पेनल्टी पे कर रहा हूँ। दो अलग खर्चे हैं, बात समझ में आ रही है। ये आपको होल्ड करने का कॉस्ट देना पड़ रहा है और इसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास सामान नहीं है। तो दो अलग अलग खर्चे हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, IM माइनस IS आप लोग करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों को एक कर दे रहे हो। एक आपका होल्ड करने का खर्चा है और दूसरा आप सामान नहीं दे पा रहे हो तो आप पेनल्टी पे कर रहे हो। दे आर टू डिफरेंट कॉस्ट, वन इज द होल्डिंग एंड वन इज द शॉर्टेज कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरी एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी? IM/2 इज द रॉन्ग। IM/2 जो है वो गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? क्योंकि IM/2 जो है वो तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री है फॉर टाइम पीरियड T1, करेक्ट है। लेकिन टोटल साइकिल टाइम तो T1 प्लस दिस T2 है। तो T1 समय तक तो मेरे पास में IM/2 रहा, लेकिन इसके बाद ये टाइम पे T2 टाइम पे तो मेरे पास जीरो इन्वेंट्री है। बच्चों क्लियर हुआ ये? चलिए तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे अपन एवरेज इन्वेंट्री? हाउ डू आई कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री? चलिए देखते हैं एक बार।
आई एवरेज मेरे को मिलेगा, तो आई एवरेज मेरे को मिलेगा टोटल अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका यूनिट क्या होगा? ये ट्रायंगल का एरिया में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या होगा? आई एम यानी कि यूनिट्स इनटू टाइम, आई एम इंटू टाइम, करेक्ट है। तो मेरे को जो एरिया मिला वो मेरे को मिला 1/2 आई एम इंटू T1, करेक्ट है। और ये मेरे पास टोटल रहा साइकिल टाइम के लिए, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा T साइकिल, करेक्ट है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई T1 कर देता हूँ तो मेरे को T1 टाइम के लिए एवरेज इन्वेंट्री मिलेगी, लेकिन मेरे को साइकिल टाइम के लिए एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ आई एम, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय T1 by TC. Can I find out the relation between T1 and TC? Dimensionless number चाहिए। T1 by TC is T1 by TC is भाई सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करो। T1 by TC is equals to IM divided by IM plus IS। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है बच्चों ये? चलिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्यू लाना है, यानी कि लॉट साइज, तो कैसे आएगा? जल्दी भाई। आई एम प्लस आई एस क्या होगा? आई एम प्लस आई एस इज इक्वल्स टू आई एम प्लस आई एस इज इक्वल्स टू क्यू। सो T1 by T2 इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाई क्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बच्चों क्लियर है ये? चलिए जी, तो यहाँ से मेरे को आई एवरेज मिल गया 1/2 आई एम स्क्वायर बाई क्यू। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो आई एवरेज हमने निकाला था 1/2 आई एम स्क्वायर बाई क्यू। तो आई गॉट द होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू CH/2 आई एम स्क्वायर बाई क्यू। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मेरे को कैलकुलेट करना है शॉर्टेज कॉस्ट। लेट CS is shortage cost of 1 unit for 1 unit time
ठीक है जी। तो भैया टोटल शॉर्टेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सी एस, एक यूनिट अगर 1 साल तक शॉर्ट होती है तो सी एस खर्चा आएगा। तो एवरेज शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा? टोटल सॉरी ईयरली शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा? शॉर्टेज सी एस मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज शॉर्टेज, एवरेज नंबर ऑफ शॉर्टेज। तो ये हो गया आई एस एवरेज। बच्चों क्लियर है ये? चलो आ जाते हैं पीछे। अब आई एस एवरेज कितना कैसे निकालेंगे? जैसे हमने आई एवरेज निकाला था, चलिए आई एस एवरेज निकाल लेते हैं अपन। चलिए जी, आई एस एवरेज इक्वल टू 1/2 आई एस इंटू T2 by TC. So that can be proved that it is equals to 1/2 IS square by Q. प्रूव कर सकते हैं? हो जाएगा जी। चलिए फिर होल्डिंग कॉस्ट आ गया, तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ शॉर्टेज कॉस्ट टोटल आ गया मेरा 1/2 CS IS स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, चलिए जी। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास में आ गई C0 D/Q। इज दैट क्लियर? प्लस बोलो CH इंटू IM स्क्वायर बाई 2Q। ठीक है जी, आगे बोलिए। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी, व्हाट नेक्स्ट? मिनिमम करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में? Q। वाई नॉट IS और IM? यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो कितना शॉर्टेज बिल्ट हो रहा है, इसको भी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं T2 का टाइम बढ़ा दूं, तो मेरा शॉर्टेज बढ़ जाएगा। तो ये भी तो वेरिएबल है, शॉर्टेज चेंज होगा तो मैक्सिमम इन्वेंट्री भी चेंज होएगी, हाँ या नहीं? तो भैया समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में 3 वेरिएबल हैं, IM, IS और Q। पिछले 2 मॉडल में 2 वेरिएबल थे, IM और Q, लेकिन IM जो था क्या हुआ था उसका? IM जो था वो Q के टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अल्टीमेटली एक वेरिएबल के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पिछले बार हमको 2 वेरिएबल मिले थे, IM और Q, लेकिन IM और Q जो थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल थे। कोई वेरिएबल डिपेंडेंट कैसे होता है? जब उनके बीच में कोई रिलेशन होती है।
इज दैट क्लियर? तो आई एम और क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो बच गया था एक वेरिएबल। एम आई करेक्ट? यहां पे आई एम, आई एस और क्यू तीन वेरिएबल है, तो अगर इनके बीच में मैं दो रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूं तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेंगे? एक बचेगा। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेगा। देखते हैं कि दो इक्वेशन अपने को मिल रही है क्या यहाँ पे, इनके बीच में कोई एक रिलेशन आप जानते हैं? इन तीनों के बीच में कोई एक रिलेशन है आई एम प्लस आई एस इज इक्वल्स टू क्यू, एंड दैट इज द ओनली रिलेशन। बच्चों क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन आएगा, तो इसका मतलब देयर आर टू independent variables तो इन दो में से आप किसी को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो। देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर Q and IM। तीन वेरिएबल थे, इन तीन के बीच में मेरे को एक रिलेशन मिल गया, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए। तो आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप चाहो तो IM IS को ले लो, या IS और Q को ले लो। मैंने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, Q और IM। करेक्ट है? So now the cost equation can be converted in the terms of two variables. TC is equals to C naught D by Q plus 1 by 2 CH IM square upon Q plus 1 by 2 CS Q minus IM square divided by Q। ठीक है बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? तो अभी कैसे करेंगे? दो वेरिएबल है तो दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आपको दो इक्वेशन मिलेगी। पहला आप डिफरेंशिएट करो डेल TC बाई DQ इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला एक इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? फर्स्ट सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल में अंतर समझ में आ रहा है? फर्स्ट सेकंड मॉडल में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं। करेक्ट है? हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट किए। अभी मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है IM, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू IM इक्वल टू 0। तो आपके पास दो अननोन थे, और नाउ यू हैव द टू equations. By solving these two equations you will get the value of IM and Q। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को IM और Q की वैल्यू मिल जाती है। और क्या वैल्यू आती है मैं आपको बता देता हूँ। IM is equals to economic lot size, optimum total variable cost, shortest cost, economic order quantity निकाल लिया है, और CH plus CS divided by CS। By solving these equation, Q, that is economic order quantity, पहला टर्म तो वही है 2 C naught D upon CH रूट ओवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आ रहा है CH plus CS डिवाइडेड बाई
CS क्या बोल रहे हो बेटा? CS CS CH प्लस C नॉट हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? CH का यूनिट है रुपीस पर यूनिट पर ईयर और C नॉट का यूनिट है रुपीस पर ऑर्डर। तो ऑब्वियसली दोनों कभी ऐड नहीं होंगे क्योंकि यूनिट जो है वो सेम नहीं है। CH और CS की यूनिट सेम है तो इसलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आप याद रखिए Q का फॉर्मूला, और Q के बाद आप याद रखिए IM का फॉर्मूला। तो IM का फॉर्मूला याद करने के लिए दिक्कत नहीं है। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो अपना फर्स्ट मॉडल का फॉर्मूला था 2C0D, उसको लिख लो। यानी कि जो आपने Q लिखा है उसका पहला टर्म एज इट इज कॉपी कर लो और दूसरे टर्म को इन्वर्स कर लो। चलिए, तो अभी आपको Q मिल गया, IM मिल गया, Q मिल गया, IM मिल गया। कैन यू कैलकुलेट IS? निकल जाएगा Q इज इक्वल टू IM प्लस IS। तो आई कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IS। बच्चों क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा, अगर मान लो शॉर्टेज नहीं अलाउड है तो क्या होगा इस फॉर्मूले में? बेटा CS अगर 0 है तो शॉर्टेज नॉट अलाउड नहीं है, तो शॉर्टेज मोस्ट वेलकम है। अगर CS 0 होगा तो मैं इन्वेंट्री काय को खर्च करूंगा भाई, इन्वेंट्री काय को बिल्ड करूंगा? तब तो मैं बोलूंगा पैसा दो पहले फिर सामान दूंगा, फिर फालतू में सामान पहले से खरीद के क्यों रखूंगा? शॉर्टेज नॉट अलाउड, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज इज वेरी हाई। अगर कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज 0 होगा तो तुम चाहोगे ना कि शॉर्टेज ही बिल्ड कर लो। तुम शॉर्टेज क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज इतना ज्यादा है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, राइट? तो CS इज नॉट 0 बट CS इज शॉर्टेज नॉट अलाउड, shortage not allowed, then CS is infinity. So instead of infinity you can consider a very large number. करेक्ट है? अगर मान लो मैं मॉडल नंबर 3 में शॉर्टेज नॉट अलाउड कर दूं तो ये कौन सा मॉडल बन जाएगा? मॉडल नंबर 3 क्या था? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, शॉर्टेज नॉट अलाउड, मॉडल नंबर 3 था इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, शॉर्टेज अलाउड। शॉर्टेज नॉट अलाउड करूं तो मॉडल नंबर 1 बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपन देखें शॉर्टेज नॉट अलाउड के कंडीशन में CS को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, राइट? तो CH प्लस CS वुड बी इक्वल टू CS, क्योंकि CH जो है वो CS के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा। तो ये टर्म आ गया 1। तो आपको लॉट साइज मिल गया √C0D/CH। और जब शॉर्टेज नहीं अलाउड था तो Q और IM बराबर था। जब शॉर्टेज नहीं अलाउड था तो Q और IM बराबर था, तो IM की वैल्यू भी आपको Q के बराबर मिल जा रही है। इज इट करेक्ट? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द 4th मॉडल। अगली क्लास में हम चौथा मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व गेट प्रॉब्लम्स। अगली क्लास में गेट के प्रॉब्लम्स जो हैं, गेट के और बाकी क्वेश्चन भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर।